कि इधर जवान लड़कों की फौज है, इधर जवान लड़कियों की फौज है, और वो एक दूसरे की सेल्फी ले रहे हैं, फिर उनके रिश्तों में दिक्कत आ रही है। लेकिन राजपूतों का खून गर्म है, यानी कि हमारी जमीनें बिक गई हैं, इसमें हमारी इज्जतें नीलाम हो गई हैं, जुल्म सितम की हद हो गई है। जैसे जूता चुराई, हम उस पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। लड़कियां हमारी घुटन महसूस करती हैं, वो बाप को एक डरावना चेहरा मानती हैं। आपने 10 बीघे में टेंट लगवा दिया, गाड़ी भी अपने हिसाब से दे रहे हैं, आप जो है कैश भी अपने हिसाब से दे रहे हैं, लड़की वाले के ऊपर 3-4 बारातें आप लेकर के जा रहे हो। चिट्ठी या लाल खत इतना भारी हो गया कि इतने लोग लेने जाएंगे उसे, तो फिर ये तलवारें निकालते हैं। बड़े बड़े रजवाड़े थे, बड़े बड़े जमींदार थे। आज हमारे खास मेहमान हैं राव अब्दुल सत्तार जी, ये मुस्लिम राजपूत संगठन के संयोजक हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जी अब्दुल सत्तार जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप कौम के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है कौम के पास में आप जाते हैं अपना दर्द लेकर के, तो किन मुद्दों के ऊपर आप काम कर रहे हैं? हमारा जो संगठन है उसका जो नारा है इल्म इत्तिहाद तरक्की, और हम समाज के उन तमाम मुद्दों को टच कर रहे हैं जिनसे समाज पीड़ित है। सारे मर्ज़ जो है उनकी एक ये एंटीबायोटिक है, वो है इल्म, शिक्षा। इस पर हमारा फोकस है। इस पर हम हर साल अपने बच्चों को अवार्ड देते हैं। जो गरीब बच्चे हैं हमारे, माशाल्लाह, हम किसी को दिखावा करके हम ये नहीं काम करते। हम उनके एडमिशन में या जो भी उनकी परेशानियां हैं उन्हें हम दूर करते हैं। अभी हमने एक स्कीम निकाली थी, जो बच्चे गरीब थे उनके एडमिशन का खर्चा हमने खुद उठाया है, एडमिशन कराए हैं बहुत सारे बच्चों के। हमने नाम भी छिपा लिए हैं, क्योंकि राजपूत ख़ास तौर से वो ये अपमान या बेइज्जती सहन नहीं कर सकता कि वो ये महसूस करे कि मेरा बच्चा किसी और की फ़ीस पर पढ़ रहा है। अच्छा राव साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से हिंदू कॉलेज हैं या फिर सिख समुदाय के बहुत सारे कॉलेज हैं और बड़े बड़े कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन बात की जाए अगर अपनी बिरादरी की या फिर अपने समाज की, हमारा समाज अभी तक के इतने बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल क्यों नहीं बना पाया? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, और आज के मुताबिक क्या बल्कि हर दौर के मुताबिक ये बहुत अहम सवाल है। पता नहीं क्यों हमारे बड़े थे, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करता, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। क्या मजबूरी रही होगी उनकी, क्या सोच रही होगी, क्या हालात उस टाइम पर मुल्क के रहे होंगे या कौम के रहे होंगे। बड़े बड़े रजवाड़े थे, बड़े बड़े ज़मींदार थे, लेकिन तालीम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे पाए, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने बसा दिया अपनी ज़मीनों के अंदर, बहुत सारी ज़मीनें दान कर दी, लेकिन तालीमी इदारे नहीं खोल पाए। इसका हमें भी बड़ा अफसोस है, और हम भी इस कमी को महसूस करते हैं। लेकिन एसोसिएशन ने एक एजेंडे पर काम किया। जो प्राइमरी एजेंडा हमारा था वो ये था कि जो लोग इस लायक हैं, जो इदारे चला सकते हैं, जिनकी सोच पॉजिटिव है, जो तालीम से प्यार करते हैं, उन लोगों को हमने ये इदारे खोलने पर मजबूर किया है और उन्हें मोटिवेट किया है, और बहुत सारे इदारे खुलवाए हैं माशाल्लाह। कई सारे इदारे में नाम बहुत सारे ले सकता हूँ, तो वो बहुत अच्छा रन कर रहे हैं, और वो दीनी तालीम के साथ में रन कर रहे हैं। ये ख़ास बात है। हमने उन्हें यही ताकीद की थी कि अपने बच्चों के अंदर दीन भी आना चाहिए, और ये हमारे जो मॉडर्न जो एजुकेशन है वो भी आनी चाहिए। अभी ढंडरे में हमारा इकरा पब्लिक स्कूल है, नौबहार भाई ने चलाया है। हमारा जो है शेखपुरे में राव कासिम साहब ने स्कूल खोला है। एक तो ये जोले में हमने संग बुनियाद रखी थी, जो वीसी साहब आए थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, ज़मीर साहब और नवाब कोकम साहब और मैं, तीनों ने हमने यह संग बुनियाद रखी थी उस टाइम जब झगड़ा हुआ था मुजफ्फरनगर का। तो ये भी है। अब अभी और खुजनावर में हमने 2-3 स्कूल वहाँ पर रन किए हैं। सिर्फ हम अपनी संस्था के मुताबिक रन नहीं कर रहे हैं, हमने अपने लोगों को मोटिवेट किया है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जहाँ जहाँ पर ये संस्थाएं बनी हुई हैं, तो वहाँ पर और लोगों की संस्थाओं में तो बहुत प्यार मोहब्बत से काम हो रहा है, लेकिन राजपूतों का खून गर्म है। तो अगर वहाँ पर कोई मैनेजर का या किसी सदर का चुनाव होने लगे तो फिर ये तलवारें निकालते हैं। तो हम इस वक्त ये महसूस कर रहे थे कि अभी वो वक्त नहीं है कि हम अपनी संस्था के मुताबिक कोई इदारा खोलें। अभी हमने लोगों को उनका बिजनेस भी दिया है, और हमारा मेन मकसद था तालीम को बढ़ावा देना। उसमें हम कामयाब हुए। आज अल्लाह का करम यह है कि ये कौम जो है तालीम के मैदान में बहुत ऊपर आ गई है, और इंशाल्लाह आने वाले 10 या 15 साल के अंदर इस कौम के अंदर आप इनकलाब देखेंगे तालीम के मैदान में भी और सामाजिक सुधार के मामले में। इंशाल्लाह हम लोग दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें नेक राह पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए और हमारी नीयतों को बिल्कुल पक्का सच्चा रखे।
राव साहब, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे उभर के आ रहा है वो आ रहा है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो गैर मुस्लिमों के साथ में शादी करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से भी इस चीज़ को ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं लेट शादी हो रही है बच्चियों की, या कोई जहेज से पीड़ित है उसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इतना संगीन मुद्दा है कि इस मुद्दे से हमारा पूरा समाज पीड़ित है, और कोई एक संस्था या कोई एक तहरीक इसमें सिर्फ अकेली कामयाब नहीं हो सकती। ये पूरी कौम का, पूरे मुस्लिम समाज का मुद्दा है। और मैं तो ये चाहूँगा कि जितनी मजबूत आवाज़ इसमें उलमा हजरात की हो सकती है, अगर उलमा हजरात नेक नियति के साथ में अपना आराम छोड़ करके अपनी कौम की फ़िक्र करने में लग जाएं, और हमारे जैसे लोगों को जो गली गली कूचे कूचे भागे फिर रहे हैं और घर घर की घंटी बजा रहे हैं, तो अगर ये एक कोलैबोरेशन बन जाए कि हमारे आलिम भी और हमारे टीचर्स भी और हमारे जो सामाजिक जो सुधारक हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो अच्छे पॉलिटिशियन हैं, इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए तो इंशाल्लाह इनकलाब जल्दी आ जाएगा। 10 साल लगने के नहीं, बिल्कुल भी लगने के। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं, अक्सर कर सुनने में आता है इस मुद्दे पे मीटिंग भी होती है कि भाई जहेज़ को रोका जाए, और भी बहुत सारे सामाजिक सुधार के ऊपर मीटिंगें होती हैं, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार। देखिए, हमारे संगठन ने कभी भी जहेज़ पर पाबंदी नहीं लगाई। मैं आपको बता रहा हूँ, खुले तौर पर मैं ऐलान कर रहा हूँ आपको। हमने कहा कि शादी जब आप करते हो उसमें सुधार कर लीजिए आप। हमने शादी में जो ये खुराफात होती है, आतिशबाजी होती है, ये नाचना गाना होता है, ये डीजे पीजे बजाए जाते हैं, ये और बहुत सारी खुराफात है। बस ये समझिए कि मैं अपनी ज़बान से क्या बोलूं, बहुत सारे मामलात हैं, वो हम कहते हैं इन पर रोक लगाइए आप, और शादी को सुन्नती तरीके से सादगी के साथ में आप अगर इसे करने लगें तो इंशाल्लाह बहुत सारा सुधार आएगा। हमने इसमें एक आइडिया पेश किया है। अभी हमने पिछली जनवरी में हमने अपना एक तज्जिया या एक तरह से हमने तरीक़ा अमल हमने पेश किया है कि अगर आपको कोई रिश्ता ढूंढना है तो आप बहुत सारे लोगों को लेकर के रिश्ता देखने मत जाइए। आप सिर्फ 1-2 लोग जाएं जो बिल्कुल डिसाइडिंग पर्सन है, वो जाएं और पसंद कर करके आ जाएं। एक तो खर्च ये बचेगा, इसमें दोनों फरीक जो है वो बेइज्जत नहीं होने के। आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, दोनों की इज्जत बची हुई है। दूसरा, हम कह रहे हैं कि ये जो सगाई है या ये जो लाल खत है जिसे हम चिट्ठी बोलते हैं, इस पर एक बहुत बड़ी खुराफात होने लगी है कि लड़की वाले के ऊपर 3-4 बारातें आप लेकर के जा रहे हो। पहली बारात तो आप लड़की देखने में जा रहे हो, दूसरी बारात आप जो है उसके बाद में फिर और भी ये रह गया, वो रह गया, ये बहन रह गई, ये फूफो रह गई, ये खाला रह गई, तो वो भी जाते हैं। वो भी एक लड़की वाले के ऊपर बोझ है। फिर सगाई में 200, 250, 300, 400 आदमी जा रहे हैं, क्या मतलब? फिर चिट्ठी में, यानी कि चिट्ठी या लाल खत इतना भारी हो गया कि इतने लोग लेने जाएंगे उसे। अरे भाई, व्हाट्सअप कर सकते हो, मॉडर्न एज में हैं आप तो IT दौर में जी रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते आप? टेलीफोन पर भी तारीख तय हो सकती है, चलो बजरिया डाक भी जा सकती है, लेकिन चलो अगर इतनी भी आप नहीं कर सकते तो हम कहते हैं 2-4 अपने बुजुर्ग, जो परिवार के बुजुर्ग हैं, उन्हें बुलाइए और उन्हें कहिए कि अपने पोते की या अपने भतीजे की आप ये लाल खत लेकर के आओ, चिट्ठी लेकर के आओ। उन्हें भी अच्छा लगेगा, बुजुर्गों की इज्जत बढ़ेगी, उधर भी बुजुर्ग उनके सामने मिलेंगे इंशाल्लाह। तो जब बुजुर्गों की दुआएं शामिल होंगी तो इंशाल्लाह इसमें रहमत और बरकतें नाजिल होंगी। बारात में हम ये कह रहे हैं, सगाई और बारात में सिर्फ उन रिश्तों को अहमियत दीजिए, जैसे मामा हो गया, जैसे ताया चाचा हो गए, जैसे कोई दामाद है या फूफा है, ये बहुत नज़दीक के रिश्ते हैं। इन्हें अगर आप नज़रअंदाज करोगे तो रंग में भंग पड़ेगा। अगर इन्हें अहमियत दोगे तो खुशियाँ 4 लग जाएंगे। लेकिन इनके अलावा हम इजाज़त नहीं देते कि मैंने मान लीजिए इलेक्शन तो लड़ा, मैं जो लेगा मैंने यहाँ पर जी, और मैं जाकर चढ़ा दूँ। अब जहाँ मैं रिश्ता कर मतलब बारात लेके जा रहा हूँ, पूरा जोला जाकर चढ़ा दिया मैंने वहाँ, क्या तो किस बात का? मैं अपने मेहमानों को अपने घर खिलाऊँ वलीमे में, और लड़की वाला अपने मेहमानों को अपने घर खिलाए। और बल्कि दीन तो यह कहता है कि लड़की वाले यहाँ खाना जायज़ नहीं है, तो हम तो दीन के भी पैरोकार हैं। अब हमने एक नया आइडिया ये पेश किया है कि भाई, पहले जब हम छोटे थे तो हमारी फूफो या हमारी जो भी बड़ी रहे, उनके नाम ज़मीन थी, तो ज़मीन निकलती थी बाकायदा, हमारी ज़मीनों में उनके हिस्से थे। यहाँ हमारी जो भी लेडीज़ थी, तो हम चाह रहे हैं कि लड़की का जो हक है, लगभग जो हमने पढ़ा है या मैंने सीखा है,
वो 33.33% लड़कियों का हक बैठता है जी। जो पूरी प्रॉपर्टी का है। बाकी जो 67.67% है वो लड़कों का बैठता है। तो आप उस 33.33% को जितनी भी लड़कियां आपकी हैं उनका हिस्सा निकाल करके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उनसे इजाज़त लीजिए बाकायदा कि मेरे बेटी तेरे हिस्से में ये 10 लाख रुपए आ रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी के, इसे मैं कैसे खर्च करूं? अगर वो लड़की कहती है पापा मैं तो या डैडी मैं तो ये इस हिसाब से चाहती हूँ, तो आपकी खुशियों में 4 चांद लग गए। लेकिन आप उनसे पूछ भी नहीं रहे, यार आपने 10 बीघे में टेंट लगवा दिया, आप गाड़ी भी अपने हिसाब से दे रहे हैं, आप जो है कैश भी अपने हिसाब से दे रहे हैं, आप आतिशबाजी अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप तमाम रसूमात अपने हिसाब से कर रहे हैं, और फिर कह रहे लड़की का खता हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ। आप यहाँ भी गुनहगार हैं और वहाँ भी गुनहगार हैं। तो हम चाहेंगे कि लड़की का हक अदा करना है तो उससे इजाज़त ले, बिठाइए, उसके आपका लगते जिगर है, उसे सलाह मशवरे में शामिल कीजिए। हम क्या करते हैं, लड़की को धमका कर रखते हैं। हम लड़कियां हमारी घुटन महसूस करती हैं, वो बाप को एक डरावना चेहरा मानती हैं, वो अपने भाइयों को डरावना चेहरा मानती हैं, जबकि भाइयों से लगा होना चाहिए बहन बेटियों को, अपनी औलाद से आपको प्यार करना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि माहौल बड़ा सकारात्मक हो घर का, बच्ची अपने बाप से मोहब्बत करे, अपनी माँ से मोहब्बत करे, अपने भाई को दिलो जान से कुर्बान होकर के दिखाए, और भाई अपनी बहन पर कुर्बानी दे। तो एक पॉजिटिव माहौल में फिर अच्छे फैसले हो पाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ में बहुत सारी रसूमात और भी हैं, जैसे जूता चुराई, हम उस पर भी पाबंदी लगा रहे हैं कि बिल्कुल बंद कीजिए जूता चुराई। इसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप हमारी बच्चियाँ इतनी रकम मांग रही हैं कि उस टाइम पर वो उधार मांगता फिरता है। वो जो दूल्हा है या दूल्हे का बाप है वो शर्मिंदगी महसूस करता है उस टाइम पर। अब हम सलामी को भी बंद कर रहे हैं कि इधर जवान लड़कों की फ़ौज है, इधर जवान लड़कियों की फ़ौज है, और वो एक दूसरे की सेल्फी ले रहे हैं। फिर उनके रिश्तों में दिक्कत आ रही है। जहाँ रिश्ता हम बेटियाँ करने जा रहे हैं वहीं पर वो वायरल हो जाता है फ़ोटो, फिर उसमें पंचायतें जुड़ी फिरती हैं, फिर वहाँ तलाक होता है, फिर वहाँ रिश्ते छूटते हैं, और इससे एक खुरापात हो रही है, समाज में एक बदअमनी फैल रही है। अच्छा राव साहब, जिस तरीके से आपसी झगड़े होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है कौम का, उसके बारे में क्या प्लान है आपके पास में? हाँ, ये इतना खतरनाक मुद्दा हो गया, इसने हमें अर्श से फर्श पर ला दिया है। यानी कि हमारी ज़मीनें बिक गई हैं, इसमें हमारी इज्जतें नीलाम हो गई हैं, इसमें जुल्म और सितम की हद हो गई है। हम जालिम बन करके सामने आ रहे हैं। हमें जाना कहीं और था, और लेकिन समाज ने हमें मोड़ कहीं और दिया। हमारे मकसद तब्दील हो गए हैं, हम अपने टारगेट से भटक गए हैं। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर अभी एक अमन इंसाफ कमेटियों का हमने बनाने का एक सिलसिला शुरू किया है। हर गाँव के अंदर एक अमन इंसाफ कमेटी होगी। वो अमन इंसाफ कमेटी जहाँ झगड़ा होगा वहाँ पर आएगी, और वो उन्हें लेके बैठेगी। आधी कमेटी एक पक्ष को लेके बैठेगी, आधी कमेटी एक पक्ष को लेके बैठेगी, और उन्हें रोकेगी। जो 1-2 घंटा है गुस्से वाला, उसे कंट्रोल करने के बाद में जब वो 2 घंटे या 1.5 घंटा बीत जाएगा तो इंशाल्लाह उसे अपना नुकसान, अपना फ़ायदा, अपना दोस्त, अपना दुश्मन और सही और गलत का फैसला करने में आसानी होगी। क्योंकि फिर उसे दिखेगा कि मेरे बच्चे भी हैं, अगर मैं जेल चला गया तो क्या होगा, अगर इसमें और आगे बढ़ा तो क्या होगा। तो इस पर इंशाल्लाह एक हमारी अमन इंसाफ कमेटी गाँव की होगी, फिर एक होगी इलाकाई कमेटी। अमन इंसाफ कमेटी इलाके कमेटी में वो लोग होंगे जिनकी इलाके में जान पहचान है, जिन लोग जानते हैं, जो असर रसूख रखते हैं। और फिर हमारी ज़िला कमेटी होगी। ज़िला कमेटी में वो लोग होंगे जो नीचे से अच्छे फैसले करते हुए ऊपर जाएंगे, उन्हें प्रमोट करके हम ज़िला कमेटी में लेंगे, और जो ज़िले पर अच्छे फैसले करते हैं वहाँ पर ऊपर आएंगे तो वो मंडल कमेटी में जाएंगे। ऐसे ही प्रमोट होता चला जाएगा। और इंशाल्लाह ये निज़ाम इतना बढ़िया निज़ाम है, लोगों ने बड़ा पसंद किया है, और इससे हमारा वक्त बचेगा, हमारा पैसा बचेगा, और हमारा दिमाग जिससे हम अशरफुल मखलूक़ात कहलाए वो अच्छे काम पर लगेगा, सिराते मुस्तकीम पर लगेगा। जिस दिन ये किसी कौम के वक्त, पैसा और दिमाग किसी अच्छे काम पर लगना शुरू हो गया तो वो कौम हमेशा तरक्की की राह पर चलेगी इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बातचीत कर रहे थे राव अब्दुल सत्तार जी से, और एक मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से इनका एक संगठन है। काफ़ी टाइम से उसके ऊपर ये मेहनत भी कर रहे हैं, कौम का दर्द लेकर के गांव-गांव और गली-गली कूचे-कूचे फिर रहे हैं। कई सारे मुद्दों पे आज हमने इनसे बातचीत की है। इन सारे मुद्दों के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।